नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का अध्याय 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम बात कर चुके थे इसके भाग 1 के बारे में, और क्या था वो? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते क्या है। तो चलो जल्दी से रिकॉल करें कि क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन में तो हमको नया उत्पाद नहीं मिलता और रासायनिक में हमको नया उत्पाद मिलता है। वेरी गुड। भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? आपके उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल, और रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं? आपके इरिवर्सिबल, यानी वो वापस नहीं आ सकते। कौन नहीं आ सकता वापस? रासायनिक परिवर्तन। कैसे? कि भाई आपके पास कौन सा एग्जाम्पल था? दूध से दही का बनना। दूध से दही तो बना, पर दही से दूध आपका नहीं बन सकता। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? आकृति, अवस्था, आकार में जब परिवर्तन होगा तो भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर आकृति, आकार, अवस्था के साथ साथ और भी चेंजेस हुए तो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। भाई हमने पिछले अध्याय में हमारा यही कंटेंट पढ़ा था। अब आज बात करेंगे रासायनिक समीकरण के विषय में कि रासायनिक समीकरण होती क्या है। इस वीडियो से आप एक कॉम्पिटेंसी को डेवलप करेंगे, और वो कॉम्पिटेंसी क्या है कि भाई आप ये सीखेंगे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। बात आई समझ में? या फिर उनको लिखा कैसे जाता है। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और समझते हैं कि रासायनिक समीकरण होती क्या है। तो भाई आपके पास क्या होता है, शुरू से ही हमने जब हमारी पहली क्लास में पढ़ा था तब देखा था कि आपको एक कथन दिया गया था। क्या दिया गया था? आपको एक कथन दिया गया था, और वो कथन क्या कहता था आपको? वो कथन ये था कि एक्टिविटी 1 में हमने ऐसे पढ़ा था कि ये जो मैग्नीशियम है, कौन है भाई? मैग्नीशियम। ठीक, कि मैग्नीशियम का दहन करा दो। क्या करा दो? दहन करा दो। कि जब मैग्नीशियम का दहन कराते हैं तो दहन कराने के बाद आपको क्या मिलती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलती है। क्या मिलती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात आई समझ में? किस ज्वाला के साथ मिल रही थी मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको? एक किस ज्वाला के साथ मिल रही थी मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको? ये मिल रही थी आपको सफेद ज्वाला के साथ, चमकदार ज्वाला के साथ। ठीक, अब देखो ये कथन था कि मैग्नीशियम का दहन कराया जाएगा तब आपको क्या मिलेगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितना बड़ा कथन हो गया। हर बार इतने बड़े कथन को लिखना तो हमारे लिए संभव नहीं है या नहीं? लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराओगे तो क्या मिल रहा था? लेड आयोडाइड मिल रहा था। मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? अब इस बड़े सी लाइन को लिखो आप। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? बार बार इसे लिखना संभव नहीं है, इसलिए क्या करेंगे? साइंटिस्ट ने सोचा इसको छोटा कर देते। और छोटा करने के लिए क्या करा? हम इस अभिक्रिया में से या इस कथन में से कीवर्ड्स को छाटेंगे। कैसे? क्या कीवर्ड्स? कि भाई मैग्नीशियम ने किसके साथ काम किया? दहन कराया। और दहन मतलब होता है जलाना। इसका मतलब मैग्नीशियम की अभिक्रिया किसके साथ थी? आपके ऑक्सीजन के साथ थी। किसके साथ थी? ऑक्सीजन के साथ। ठीक, और उसने दिया क्या था आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने हमारे कथन में से क्या छाट लिए? शब्द छाट लिए। क्या छाट लिए? शब्द। और इन शब्दों को समीकरण के रूप में लिखना क्या कहलाता है? आपका शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशन। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे? इनको यहां लिख देंगे कि भाई क्या किस किसने काम किया। तो भाई मैग्नीशियम ने काम किया था। किसके साथ काम किया था? ऑक्सीजन के साथ काम किया था। और काम करने के बाद उसने आपको क्या दिया था? उसने आपको दिया था सफेद ज्वाला के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और क्या दिया था? खूब सारा प्रकाश दिया था उसने आपको। बात आई समझ में? ये हमने लिख लिया। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि आपके पास कथन से शब्द समीकरण छोटा तो हो गया, पर आप सोचो कि बार बार इतना बड़ा समीकरण कैसे लिखा जाएगा? लिख सकते हैं कि नहीं? दानेदार जस्ते की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसको लिखना ही बहुत ज्यादा हमारे लिए संभव नहीं होगा बार बार। अब हमने क्या करेंगे? इसको भी छोटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छोटा। जब इन समीकरणों को या वर्ड इक्वेशंस को प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, इन्हीं के प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं भाई? रासायनिक
समीकरण। अब यहाँ एक टर्म हमने इंट्रोड्यूस करी, उसका नाम है प्रतीक या फिर संकेत। तो रासायनिक समीकरण के प्रतीक या संकेत कैसे लिखे जाएंगे? तो कुछ संकेत और प्रतीक जो हमने हमारे पहले भाग में पढ़े हैं, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से पढ़े हैं हमने हमारे पहले भाग में? हमने बात करी थी भाई मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होगा? आपका Mg। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किससे कराती थी हमने? ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होगा? O2। फिर हमने किससे बात करी थी? लेड की बात करी थी, तो लेड का सिंबल क्या होता है? Pv। ठीक है, किससे अभिक्रिया कराई थी? पोटेशियम से करा दी थी, तो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K। बात आ रही है समझ में? फिर किसकी अभिक्रिया करी थी? जिंक की अभिक्रिया करी थी, तो जिंक यानी जस्ता तो Zn लिखते हैं। किससे कराई थी? अम्लों के महाराज कौन है भाई? H2SO4। अब इसमें H2 कौन है? हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन। SO4 में O कौन है? ऑक्सीजन। और S कौन है? आपका सल्फर। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही? इन्हीं प्रतीकों की तो बात की थी हमने, की थी कि नहीं की थी? ठीक है, चलो अब इस समीकरण को प्रतीकों के रूप में लिखना क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। यानी आपके पास कौन है? शब्द है, उसको बदल दो उसके प्रतीक के रूप में। तो ये Mg को क्या लिख सकते हो? मतलब मैग्नीशियम को क्या लिख सकते हो? Mg। ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हो? O2। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि किस ज्वाला के साथ जलता है बच्चों? सफेद ज्वाला के साथ। छोटा हो गया ना, देखो बड़ा कथन, फिर ये थोड़ा सा छोटा था और अब ये तो बहुत ही छोटा हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? क्लियर चल रहा है भाई? तो किया क्या हमने इसके अंदर? हमारे पास क्या होती है? समीकरण होती है, रासायनिक समीकरण। इस समीकरण को कैसे लिखते हैं? अभिक्रिया में सांकेतिक निरूपण के द्वारा। सांकेतिक निरूपण क्या था? उनके प्रतीकों के रूप में लिखना। Mg, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? इसको लिखने से क्या होता है कि ये समीकरण को संक्षिप्त कर देता है। कैसा कर देता है? ये समीकरण को आपका संक्षिप्त कर देता है। देखो क्या किया इसने, इतनी बड़ी समीकरण को कैसा कर दिया? छोटा कर दिया। बात आई समझ में? ठीक है, चले आगे। तो ये आपके समीकरण को कौन सा रूप प्रदान करता है? संक्षिप्त रूप प्रदान करता है। तो सांकेतिक निरूपण समीकरण को संक्षिप्त रूप प्रदान करता है, जो कि कैसा है? व्याख्यात्मक है। व्याख्यात्मक मतलब कि समीकरण कथन तो बताता ही है कि वो क्या काम कर रहा है, यहाँ समीकरण खुद बता रही है भाई मैंने क्या किया, भाई मैंने मैग्नीशियम हूं, मैंने ऑक्सीजन के साथ काम किया और फिर मैंने क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। बात खत्म हो गई। कैसे लिखते? समझ में आ गया कि नहीं आया कि क्या होती है रासायनिक समीकरण? यही। ठीक। अब रासायनिक समीकरण को आप लिखोगे कैसे? तो देखो भाई, आपको ये वाक्य था, इस वाक्य में से हम क्या करेंगे? कीवर्ड्स को छांट लेंगे। इतने बड़े वाक्य का क्या करेंगे? हम कीवर्ड्स को छाटेंगे। छाटो भाई, किसने काम किया? मैग्नीशियम ने। किसके साथ काम किया? ऑक्सीजन के साथ। क्या दिया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या दिया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब शब्द समीकरण में लिख देंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन और क्या बिना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को प्रतीकों के रूप में बताया था, क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण। मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं? Mg। ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या लिखा? MgO। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्लियर चल रहा है या नहीं चल रहा? अब इस स्लाइड में एक नए दो तत्व हैं। कौन से? अभिकारक और उत्पाद। अब समझेंगे कि अभिकारक और उत्पाद होते क्या है। तो भाई अभिकारक और उत्पाद का मतलब हुआ कि आपके पास एक समीकरण है, मैंने लिया A+B, एरो बना दिया और लिख दिया C+D। तो A और B ये आपके कौन हुए? अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट, जो अभिक्रिया कर रहे हैं, जिनमें परिवर्तन होने वाला है। और C और D ये कौन है? आपका उत्पाद, मींस प्रोडक्ट, जो परिवर्तन का रिजल्ट है। क्या है ये? आपके परिवर्तन का रिजल्ट। यानी इन दोनों ने काम किया और काम करके आपको जो दिया वो आपका क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। क्या कहलाता है भाई?
प्रोडक्ट, और ये क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट या फिर रिएजेंट। और ये बीच में ये जो तीर है ये क्या काम करता है? ये बताता है दो चीजें। पहला, भाई उत्पाद किस तरफ बनेगा, ठीक है, तो इस तीर का सिरा जिस तरफ होगा वो बताएगा कि उत्पाद किस तरफ है। दूसरा, इस तीर का सिरा जिस तरफ भी होगा वो ये बताएगा कि आपकी अभिक्रिया किस दिशा में जा रही है। अगर तीर इस दिशा में है तो आपकी अभिक्रिया अग्र दिशा में हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर तीर आपका कुछ इस तरफ है तो जो आपकी अभिक्रिया है वो किस दिशा में हो रही है? पश्चिम दिशा में हो रही है। बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गया। अभिकारक क्या होते हैं? जिनमें परिवर्तन हो रहा है। उत्पाद क्या होगा? जिसमें परिवर्तन हो चुका है। देखें कि क्या है कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अभिकारक, उत्पाद। अभिकारक को क्या कहोगे? रिएक्टेंट्स। उत्पाद को क्या कहोगे? प्रोडक्ट। अभिकारक पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, यही पढ़ा था ना। उत्पाद जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है, कब होगा? अभिक्रिया हुई है उसके बाद ही तो निर्माण होगा कि नहीं होगा। लिखते किस तरफ है? तीर के बाईं ओर। अभिकारक कहाँ लिखा जाता है? इस तरफ, फिर तीर और इधर उत्पाद। तो ये जो साइड है ये LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये कौन सी है? बाईं ओर है। तो देखो ये बाईं ओर लिखा है कि नहीं लिखा। फिर तीर के दाईं ओर कौन लिखा है? उत्पाद। तीर का सिरा क्या बताता है? उत्पाद किस तरफ है ये बताएगा, और आपकी अभिक्रिया की दिशा किस तरफ है वो बताएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब यहां मुझे एक समीकरण दिख रही है कि नहीं दिख रही है? सबको दिख रही है क्या भाई? Mg + O2 MgO, यही पढ़ रहे हैं, ठीक। अब ये जो समीकरण है हमारे पास, चलो देखो इसको कि कैसी दिख रही है। सुंदर दिख रही है क्या? सुंदर दिख रही है। चलो देखते हैं कि अभिकारक और उत्पाद की जो संख्या है वो बराबर है या नहीं है। मतलब हम ये चेक करेंगे कि तीर के पहले जितने तत्व लिखे हैं वो और तीर के बाद जितने तत्व लिखे वो बराबर हैं या नहीं, ठीक है। कैसे और क्यों अभी समझेंगे। देखो यहाँ पर आपके पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। यहाँ मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है। जब ये नीचे वाला साइन होता है ना, ये भी आपको बताता है कि कितनी क्वांटिटी में हमने इसे लिया है। यहाँ देखो, यहाँ तो मैग्नीशियम आपका 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, 2 से 1 हो गए। तो गायब कहाँ है? गायब हो गई 1 ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन गायब हो गई? 1। यानी आपने तो क्या करा था? क्या करा था आपने? आपने तो 4 पैनकेक्स मंगाए थे, यानी 4 पेस्ट्री मंगाई थी, आई 3 ही, पैसे 4 के लग गए, 1 कहाँ गई भाई? 1 कहाँ गई? तो ये तो अनबैलेंस हो गया, संतुलन नहीं रहा ना ये। तो जब संतुलन नहीं है तो ये क्या बताता है? असंतुलन। क्या बताया इसने कि ये जो समीकरण है वो क्या बता रही है? असंतुलन। किसका असंतुलन है इसमें? अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व है उसका असंतुलन है। और किसका असंतुलन है? इनके द्रव्यमान का। भाई ये 2 चम्मच ली थी, भाई हम घर पे चम्मचों से ही काम करते हैं ना। 2 चम्मच शक्कर डाल दो, 2 चम्मच पत्ती डाल दो, चाय बन जाएगी। तो हम यहाँ भी अभिक्रिया में क्या करेंगे? चम्मच काम में लेंगे। भाई यहाँ मैंने 2 चम्मच डाली थी लेकिन मुझे मिली तो 1 चम्मच है, तो 1 चम्मच गायब हो गई। नहीं, द्रव्यमान कैसा हो गया? गड़बड़ा गया। डाला कुछ था, मिला कुछ और है। तो असंतुलित समीकरण क्या कहती है कि भाई मेरे पास जो है बराबर होने चाहिए थे, बराबर नहीं है, तो क्या हूं मैं? असंतुलित हूं। बात समझ में आई? इस समीकरण को आप क्या कहोगे? ढांचा। क्यों कहोगे ढांचा? क्योंकि यह समीकरण किसी काम की नहीं है क्या किसी काम की? भाई कुछ बैलेंस्ड ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, तो क्या हो गई? ढांचा। आ रही है बात समझ में? तो कैसी होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण? ये सीसो का एग्जाम्पल है। देखो ऐसी बैलेंस ही नहीं है, कोई चीज गिर रहा है बार बार। हम साइकिल में बैलेंस बनाते हैं ना, बार बार बनाते हैं ना। क्यों बनाते? ताकि गिरे नहीं, गिरे ही जा रहा है, बार बार गिरे जा रहा है, ठीक है। समझ रहे हो आप? और अब ये गिर रहा है तो क्या बराबर नहीं है? अभिकारक में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। किसके? उत्पाद में जो परमाणुओं की संख्या है उनके बराबर नहीं है। जब बच्चों परमाणु ही बराबर नहीं है तो क्या उनका द्रव्यमान बराबर होगा क्या? तो द्रव्यमान भी बराबर नहीं होगा। जब नहीं होगा तो क्या कहेंगे उसको? ढांचा या कंकाली समीकरण। क्या कहेंगे? ढांचा या फिर कंकाली समीकरण।
अब क्वेश्चन बनता है कि मैम बात समझ में आ गई, असंतुलित समीकरण होती क्या है, दिखती कैसे। अब करना क्या है, संतुलन बिठाना है। तो संतुलन बिठाएंगे कैसे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, संतुलित करना जरूरी क्यों है। भाई आप मुझे बताओ, साइकिल को संतुलित करना जरूरी क्यों है, क्योंकि आपको गिरने से बचना है, चोट से बचना है। क्लियर। ऐसे ही समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, विस्फोट। तो विस्फोट से बचने के लिए संतुलन करना है। ठीक। और दूसरा, आपने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि क्या कहता है कि द्रव्यमान को ना तो आप क्या कर सकते हो, उत्पन्न कर सकते हो, ना ही नष्ट कर सकते हो। आपके पास ताकत ही नहीं है कि आप क्या है, विनाश कर सकते हो या उसका निर्माण कर सकते हो। भाई जो चीज जैसी वो वैसी ही रहेगी कि नहीं रहेगी। जब आपके पास शक्ति ही नहीं है तो उसे रहने दो भी वैसा का वैसा। इसका मतलब अभिकारक में परमाणुओं का द्रव्यमान उत्पाद के परमाणुओं के द्रव्यमान के कैसा होना चाहिए, बराबर। क्यों बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये नियम कहता है। और इस नियम को संतुष्ट करना पड़ेगा भाई, घर के बड़ों को करना पड़ता है ना, इसको भी करना पड़ेगा अपन को। तो इस नियम को संतुष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। और बैलेंस इक्वेशन कैसी दिखती है, एकदम बराबर। इधर भी इतना ही है तो इधर भी इतना ही है। 100 ग्राम आलू है तो 100 ग्राम का ही बाट चढ़ाया है। क्लियर हो गई बात। अब बैलेंस इक्वेशन में होता क्या है, तो बैलेंस इक्वेशन के अंदर आपका द्रव्यमान भी बराबर होगा और तत्वों का जो परमाणु क्रम संख्या है वो भी बराबर होगी। बात आई समझ में। आपका द्रव्यमान और आपका जो है ये आपका द्रव्यमान भी बराबर होगा और आपका परमाणुओं की जो संख्या है वो भी कैसी होगी, बराबर। ये समीकरण थी मेरे पास, ठीक है नहीं थी, यहां लिख लेते हैं इसको। ठीक, मेरे पास थी पहले MgO2 और मेरे को मिल रहा था 2MgO। क्या मिल रहा था, MgO। ठीक है। और मैंने देखा था कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 1 रह गया। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया था। जब ये 2 हो गए थे तो Mg को भी 2 करना था, तो ये 2 कर दिया था। ये इक्वेशन बन गई थी। क्या ये यही इक्वेशन लिखी है क्या, यानी बैलेंस इक्वेशन समझ में आई यहाँ तक कि होती क्या है और कैसे होती है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं बैलेंस करने का और चेक करेंगे कि इक्वेशन हमारी कैसी है, बैलेंस्ड है या नहीं है। चलो आ जाओ भाई। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब रासायनिक समीकरण को भाई संतुलित करने की विधि होती है। विधि का नाम होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम होता है, जल्दी बोलो मेरे साथ, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें करते क्या है, कथन वाली से हम आ गए थे वर्ड इक्वेशन पर, वर्ड इक्वेशन से आ गए थे केमिकल इक्वेशन पर। बात समझ में आ गई। अब केमिकल इक्वेशन से हम क्या करेंगे, देखेंगे कि बैलेंस्ड है या नहीं। तो कैसे देखेंगे, हम हमारी अभिक्रिया में क्या करेंगे, तत्वों की सूची बना लेंगे। जैसे किचन में खाना बनाने से पहले इंग्रेडिएंट्स लिख लेते हैं ना, इसमें इतना चम्मच धनिया पाउडर ये सब डालेंगे, से हम भी अपने धनिया वनिया की लिस्ट बना लेंगे, भाई कितना चम्मच कौन लेना है, हमको लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट बनाने के बाद देखेंगे कि जितना अभिकारक लिया था उतना उत्पाद मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास, जिंक की अभिक्रिया अम्लों के महाराज से करी तो ZnSO4 बना और H2 बना। अब इसको क्या करो, आप सूची बना लो, इंग्रेडिएंट्स की सूची बना लो। तो जब सूची बनाएंगे तो बना ली हमने जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब देखो अभिकारक जो है उसमें जिंक की मात्रा कितनी है, 1 है, दिख रही है क्या, 1 चम्मच जिंक है। ठीक है, उत्पाद में भी देखो कि 1 चम्मच है या 2 चम्मच है, तो उत्पाद में कितनी चम्मच है, 1 चम्मच। वेरी गुड भाई, यहाँ भी 1 चम्मच है, लगा दो टिक। हाइड्रोजन देखो यहाँ कितने चम्मच है, 2 चम्मच, तो 2 चम्मच लिख दिया। उत्पाद में हाइड्रोजन कितने चम्मच है, 2 चम्मच, वेरी गुड, लगा दो टिक। अब सल्फर देखो, यहाँ पर ये जो सल्फर है कितने चम्मच है, 1 चम्मच, तो 1 लिख दिया। लेकिन यहाँ वाली सल्फर देखो कितनी है, ये भी 1 है भाई, इसमें क्या गौर कर रहे हो, तो लगाओ टिक, 1 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, 4, तो लिख दिया हमने 4।
उत्पाद में भी ऑक्सीजन कितनी है? 4। भाई ये समीकरण में जितने अभिकारक लिए थे उतने ही कौन मिल गए? उत्पाद मिल गए। तो कैसी हो गई? संतुलित हो गई। भाई दोनों और प्रत्येक तत्व का परमाणु जो है वो समान है, तो समीकरण हमारी कैसी हो गई? संतुलित। अब सोचोगे समीकरण कैसी मिले? असंतुलित, और करना पड़े संतुलित, तो करेंगे कैसे? तो चलो एक एग्जाम्पल से सीखते हैं कि उसे संतुलित करते कैसे हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारे पास एक समीकरण है, और ये समीकरण कौन सी है? ये है Fe, ठीक। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है? जल के साथ, ठीक है। क्या बना करके आपको देगा? ये देगा आपको Fe3O4 प्लस क्या दे रहा है? हाइड्रोजन। तो हिट एंड ट्रायल मेथड का पहला स्टेप कहता है कि आपके पास ये जो समीकरण है, इस समीकरण को क्या करो? बॉक्स में लिख लो, और बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे? कोई चेंज नहीं करेंगे। जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो आप कहाँ करेंगे? बॉक्स के बाहर करेंगे। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक, आई या नहीं आई? वेरी गुड। हमने बना लिए हैं स्टेप 1 के अकॉर्डिंग बॉक्स बना लिए। अब बॉक्स बना करके हमने इसको रख लिया। हम ये देखेंगे कि इसमें अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। तो भाई ये देखो, इसमें ये तो कौन है? अभिकारक, और ये दोनों कौन है? प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे? स्टेप 2 के अंदर इनकी बना लेंगे सूची। क्या बना लेंगे? सूची, कि भाई अभिकारक ने कौन कौन से हैं और उत्पाद हमारे पास कौन कौन से हैं, और ये देखेंगे कि अभिक्रिया में जो उत्पाद और अभिकारक हैं वो बराबर हैं या फिर नहीं हैं। तो सबसे पहले कौन है हमारे पास? Fe, ठीक। फिर कौन है हमारे पास? हाइड्रोजन, और फिर कौन है हमारे पास? ऑक्सीजन। तो देखो अभिकारक में आपका जो Fe है वो कितने चम्मच है? 1 चम्मच। हाइड्रोजन कितने चम्मच है? 2 चम्मच। और ऑक्सीजन कितने चम्मच है? 1 चम्मच। उत्पाद पर चलो, उत्पाद में आपका ये जो आयरन है ये कितने चम्मच है? 3 चम्मच। आपका ऑक्सीजन कितने चम्मच है? 4 चम्मच। और आपका हाइड्रोजन कितने चम्मच है? 2 चम्मच। तो क्या ये बराबर है या नहीं? जरा देख करके बताना कि ये बराबर है क्या? अभिकारक और उत्पाद की जो संख्या है वो बराबर है या नहीं? 1 3 2 2 1 4 बराबर नहीं है। कैसी है? असंतुलित है। कैसी है? असंतुलित। बात समझ में आ गई? अब करना क्या है? संतुलित। तो स्टेप 3 क्या कहती है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? बड़े जो है ना उनको क्या कर लेंगे? संतुलित कर लेंगे। किसको करेंगे? जो ज्यादा नंबर के परमाणु हैं उनको। तो हमारी इक्वेशन क्या थी भाई? Fe थी, प्लस हमारे पास H2O था, प्लस क्या दे रहा था? Fe3O4 दे रहा था, और क्या दे रहा था? H2 दे रखा था। ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं। ठीक, और हमने क्या कहा था कि भाई बड़े वालों को संतुष्ट करेंगे, तो पहले बनाना था हमको बॉक्स, तो भाई बॉक्स बना लिया। और भूल के भी कोई भी बच्चा बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखेगा। ठीक है भाई, लिखेगा या नहीं? वेरी गुड, सब अच्छे बच्चे हैं, कोई नहीं लिखेगा। अब यहाँ पर देखो कि हमको पता था ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कितनी है? 4, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 1। अब इस ऑक्सीजन को इसके बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी? 4। तो हम क्या करेंगे? कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? ये लिख दिया हमने, Fe3O4 प्लस आपका हो गया है H2। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे? अब देखेंगे कि भाई बड़े परमाणु संतुलित हो गए, बड़े लोग संतुष्ट हो गए। अब छोटों को कर लेते हैं। छोटे कौन है? ऑक्सीजन है। कौन है छोटा? भाई ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन है। ये रहा, कितने हैं? 2। लेकिन यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए? 8। तो अब इसे क्या करेंगे? 4 से गुणा, कितना हो जाएगा? 8। तो कैसे लिखा जाएगा? भाई Fe, वापस बॉक्स बनाओ, वापस से क्या करो? H2O को लिख दो। ठीक है, फिर क्या करोगे? आप लिखोगे Fe3O4, ये लिख दिया, प्लस ये क्या हो गया है आपका? 4 से गुणा किया H2 को, तो बन गया आपका 4H2।
यानी कितने हो गए, यहाँ भी देख लो 4 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, और यहाँ भी आपके पास 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। अब कौन बचा है, आयरन। आयरन कितना चम्मच है, 3। यहाँ आयरन कितना चम्मच है, 1। गुणा कर दो किससे, 3 से, कितना चम्मच बन जाएगा, 3। तो कैसे लिखेंगे, 3Fe, बॉक्स के अंदर नहीं लिखेंगे, बॉक्स के बाहर लिखेंगे। क्लियर, चलो भाई बराबर हो गए क्या, देखें, Fe3 चलो Fe3O4 वापस बनाइएगा बॉक्स, और यहां देखिएगा 4H2। क्लियर, अब हमारा काम है कि हमने ये कर लिया। अब स्टेप 5 कहती है कि फिर से आप क्या करें, सूची बनाएं, और सूची बना करके परिकलन करें। किस चीज का, कि आपके पास अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर हैं या नहीं। तो भाई देख लेते हैं, क्या इक्वेशन लिखी थी हमने लास्ट, हमने लिखा था 3Fe4H2O, ठीक है। यहाँ था आपका Fe3O4 प्लस आपका पास क्या था, H2, और यहाँ पर कितना था, 4, यही था। अब देख लो यहाँ पर Fe कितना है, 3, तो यहाँ भी कितना है, 3। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 8, वहां भी कितना है, 8। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 4, यहाँ भी कितना है ऑक्सीजन, 4। बैलेंस्ड हो गई क्या, वेरी गुड, क्या हो गई है ये, बैलेंस्ड। अब इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव यानी और ज्यादा व्याख्यात्मक बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे, भौतिक अवस्था के संकेत। और भौतिक अवस्था के संकेत क्या होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। क्या होते हैं भाई, ठोस, द्रव, गैस। और क्या होते हैं, जलीय यानी एक्वस। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक। तो अब देखते हैं कि भौतिक अवस्था के संकेत लगा के कैसी दिखती है ये। भाई आयरन कैसा होता है, सॉलिड। वाटर कैसा होता है, लिक्विड। और कितने हैं, 4। क्या दे रहा है आपको, Fe3O4 कैसा होगा, सॉलिड। H2 क्या है, गैस। बात आई कि नहीं आई समझ में, ठीक। यानी भौतिक अवस्था के संकेत कौन कौन से हुए भाई, आपका हो गया सॉलिड, आपका हो गया लिक्विड, आपका हो गया गैस, और आपका हो गया एक्यू। पूछोगे मैम एक्यू क्या होता है, यानी जब जलीय विलयन की बात होती है तो उसे कहते हैं एक्यू। जैसे कि मैंने आपको कहा सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लो, तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का मतलब हो गया पानी में नमक डाल दो, ठीक। वो क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। और लिखा कैसे जाएगा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। बात आ गई समझ में, ऐसे लिखा जाएगा। अब हमने क्या किए, हमारी समीकरण को बैलेंस, इसका कर लेते हैं रिवीजन। क्या कर लेते हैं, रिवीजन, कि किया क्या है हमने इस पूरी इक्वेशन के अंदर। तो देखो भाई भौतिक अवस्था के संकेत कौन कौन से होते हैं, ठोस का होता है S, द्रव का होता है L, गैस का होता है G, और जलीय का होता है AQ। अब समझते हैं हिट एंड ट्रायल विधि के मेथड्स क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, बॉक्स बनाया था। बॉक्स बनाने के बाद परमाणुओं की क्या बनाई थी, सूची बनाई थी। याद करो मेरे साथ क्या किया था, बॉक्स बनाया था, फिर क्या करी थी, सूची बनाई थी, फिर क्या करा था, सबसे बड़े परमाणुओं को पहले संतुलित किया था, फिर छोटे वालों को, बड़ों को संतुष्ट किया था, फिर किसको किया था, छोटे वालों को संतुलित कर लिया था। फिर हमने क्या करा था, लास्ट में लिस्ट बना के देखा था कि भाई अभिकारक और उत्पाद बराबर हैं या नहीं। और फिर उसमें क्या ऐड करे थे, भौतिक अवस्था के संकेत। क्या ऐड करे थे, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि जलीय है। बात समझ में आ गई। चलो इक्वेशन देखते हैं कैसे की थी। यही इक्वेशन थी क्या मेरे पास, वेरी गुड। इसका स्टेप 1 में क्या था, बॉक्स बना लो। बॉक्स बन गए क्या भाई, देखो सबके बॉक्स बन गए। अंदर हमने कुछ लिखा था, नहीं लिखा था। सबके कहाँ लिखा था, बाहर लिखा था। स्टेप 2 कहती है कि विभिन्न तत्वों में से परमाणुओं की सूची बना लो जो कि कैसे हैं, ज्यादा हैं। तो भाई आप देखो सूची बन गई, ये हमने लिस्ट बना ली। बनाई थी कि नहीं बनाई थी, देखा था ना कि कौन से बराबर हैं और कौन से बराबर नहीं है। तो Fe यहाँ पर 1 चम्मच था, पर यहाँ तो Fe 3 चम्मच था। हाइड्रोजन 2 चम्मच था, वहां भी हाइड्रोजन 2 चम्मच था। ऑक्सीजन 1 चम्मच था, यहाँ ऑक्सीजन 4 चम्मच थे।
तो हमने कहा था बराबर नहीं है। अब बराबर करेंगे तो सबसे पहले किसको करेंगे, बड़े वालों को करेंगे। तो देखो अधिक परमाणु वाले यौगिकों का चुनाव कर लो, यही समीकरण है। इसमें हमने किसका किया, ऑक्सीजन का चुनाव। यहाँ उत्पाद में ऑक्सीजन कितनी है, 4, अभिकारक में कितनी है, 1, 4 से गुणा कर दो, क्या हो गई, 4। लिखते कैसे हैं इसको, Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 और H2। अब हम इसके सूत्र में परिवर्तन नहीं करेंगे बच्चों, कि आप ऐसा कर दो कि मैम ऑक्सीजन को ही तो आपको करना था 4, तो आप ऐसे लिख दो H2O4, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। ऐसा कभी भी आपको नहीं लिखना है। ठीक, बात आ गई समझ में। चलो अब हमने क्या करना था, बड़ों के बाद छोटों को बैलेंस करना था। तो छोटे कौन है फिर, हाइड्रोजन। यहां देखा कि हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ कितने हैं, 2 ही हैं। तो क्या करेंगे, 8 करने के लिए 4 से गुणा, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे भाई। यही कर रहा था क्या हमने भी, वेरी गुड। उसके बाद किसको करेंगे, लोहा। लोहा कौन होता है, आयरन। आयरन कितना चम्मच था, यहाँ पर 1, यहाँ आयरन कितने चम्मच है, 3। गुणा कर देंगे किससे, 3 से। क्यों करेंगे, बैलेंस करने के लिए। करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बात, आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में। यही किया था ना हमने। फिर क्या किया था हमने, फिर हमने दोनों का परिकलन किया था कि इक्वेशन ऐसी थी और हमारे पास इक्वेशन कैसी आ गई थी, ऐसी। और यहाँ हमने देखा था Fe कितना चम्मच है, 3। Fe कितना चम्मच है, 3। हाइड्रोजन कितना है, 8। हाइड्रोजन कितना है, 8। ऑक्सीजन कितना है, 4। ऑक्सीजन कितना है, 4। बात समझ में आ गई। अब क्या ऐड करेंगे, वेरी गुड, सिंबल्स ऐड करेंगे। सिंबल्स ऐड कर दिए। ये कौन है, लोहा कैसा होता है, ठोस। जल कैसा होता है, द्रव। आपका आयरन ऑक्साइड कैसा है, ठोस। और आपका हाइड्रोजन कैसा है, गैस। कैसा है भाई, ये गैस अवस्था में है। ये हमने कर दिया यहाँ पर इसको बैलेंस्ड। क्लियर हो गई क्या बात। अब अगर कोई इक्वेशन कहे तुमसे कि मैं तो भाई कंडीशन पे बैलेंस होंगी, कैसी कंडीशन, कि भाई सूर्य का प्रकाश दे दो तब बैलेंस होंगी, या फिर ज्यादा ताप दे दो तब बैलेंस होंगी, या फिर मुझे ज्यादा देर तक दाब दे दो तब बैलेंस होंगी। कंडीशन दे सकते हैं, जैसे तुम देते हो कंडीशन, देते हो कि नहीं देते, या पेरेंट्स देते हैं, इतनी पढ़ाई करोगे तब गिफ्ट मिलेगा, होता है ना कंडीशंस। तो इक्वेशंस की भी क्या होगी, कंडीशंस होंगी। अब ये कंडीशंस कौन सी होंगी, कैसे लिखते हैं इन कंडीशंस को। अब बात करेंगे कि कंडीशन आपको क्या बताती है। देखो अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, ठीक है, इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। ताप कह दे, मैं तो ताप बढ़ाओ, मेरा टेम्परेचर बढ़ाओ तभी जाके काम करूंगी, या मेरा तो दाब बढ़ाओ तभी जाके मैं होंगी। ठीक है, अगर ऐसा हो तो उसे लिखेंगे कैसे, उसे हम लिखेंगे तीर के निशान के ऊपर। जैसे यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है गैस अवस्था में, हाइड्रोजन है गैस अवस्था में, 340 एटीएम। एटीएम कौन है, दाब। ये पैसे निकालने वाला नहीं है एटीएम, ये कौन सा है, दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या है ये, दाब। और ये क्या बना रहे हैं आपके पास, मेथेनॉल। क्या बना रहे हैं भाई, मेथेनॉल, जो कि किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। ये वाली रिएक्शन में देखो 6 चम्मच कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, 12 जल के चम्मच ले लिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया कराई, तो ये कौन मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। कितने चम्मच मिलता है ग्लूकोज, 1 चम्मच। ऑक्सीजन मिलती है 6 चम्मच, और मिलता है हमको 6 चम्मच। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में। तो आज की क्लास में हमने सीखा क्या है भाई, हमने, चलो करेंगे क्विक रिवीजन। सबसे पहले क्या दी गई थी हमको, कथन। कथन से क्या मिला, वर्ड इक्वेशन। जल्दी मेरे साथ बोला करो फटाफट, क्या मिली थी, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन से प्रतीकों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कैसी हो गई थी, अनबैलेंस्ड। बैलेंस करने के लिए क्या करना था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पता करना था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कह रहा था, उत्पन्न भी नहीं कर सकते द्रव्यमान को, नष्ट भी नहीं कर सकते, इसलिए क्या करोगे, बैलेंस करोगे। बैलेंस करने की विधि कौन सी थी, हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी थी, जल्दी बोलो मेरे साथ फटाफट, बोला करो, हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि में हमने क्या किया था, पहले बॉक्स बनाएंगे स्टेप 1, 2 में फिर सूची बना लेंगे, किचन के इंग्रेडिएंट्स याद है, गुड।
तीसरे में हम क्या करेंगे, बड़े वालों को संतुष्ट करेंगे सबसे पहले, फिर कम वालों को संतुष्ट करेंगे। जब सब संतुष्ट हो जाएंगे फिर वापस से हम परिकलन कर लेंगे कि भाई बराबर है या नहीं है अभिकारक और उत्पाद। बाद में उसमें ठोस अवस्था, गैस अवस्था, हमारी द्रव अवस्था, जलीय अवस्था यानी भौतिक अवस्था के संकेतों को ऐड करा था। यही किया है आज की हमारी हमने क्लास में। तो क्या सीख गए आप, समीकरण को संतुलित करते कैसे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। आ गए क्वेश्चन नंबर 1 पर। यही इक्वेशन थी क्या, चलो फिर से बैलेंस करते हैं, देखते हैं। Fe कितने चम्मच है आपका, 3 चम्मच। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ भी कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। यहाँ लगा दो 4, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा आपका 4। अब जरा देखो कि आयरन 3 कितने में है, भाई पहले आंसर में है, पहले ऑप्शन में, दूसरे में है, तो ये दोनों ऑप्शन यानी दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका कैंसिल। अब आगे बढ़ो, हाइड्रोजन 4 कितने में, यानी जल के अणु जो 4 हैं वो कितने में है, पहले में तो है लेकिन तीसरे में नहीं है, कैंसिल कर दो। आंसर कौन सा हो गया, पहला। चले आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो क्या कर सकते हो, निर्माण, और न ही क्या कर सकते हो, विनाश। क्योंकि नहीं कर सकते भाई, क्योंकि तुम्हारे पास और हमारे पास क्या नहीं है, जादू की शक्तियां नहीं है। तो हम क्या नहीं कर सकते, द्रव्यमान को ना पैदा कर सकते ना ही खत्म कर सकते। क्वेश्चन 3, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, समान। स से संतुलित, स से समान। याद रखना, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होंगे, समान होंगे, तो आंसर भी कैसा होगा, स से सत्य। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। आज का होमवर्क है तुम लोगों को बिल्कुल कि करना ही है। हमारी किताब के अंदर जो भी समीकरण आपको दी है उन समीकरणों को संतुलित करके देखना है कि हो पाई है या नहीं हो पाई है। बिल्कुल संतुलित करके देखना है। बात समझ में आ गई, चलो धन्यवाद।